अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। शहबाज शरीफ साहब ने आज वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ ले लिया। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि कोई और वज़ीर आज़म बनेगा। कौन कह रहा था और किसके हवाले से कह रहा था, जरा आप भी सुने। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनने से। जी, ये तो चौथी बार मियां साहब ने वज़ीर आज़म बनना था। मियां नवाज शरीफ साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने जब मैनिफेस्टो उसका एक तरह से इफ्तिताह किया, हाथ भी लगाया, ऑल्दो कि उनका अंगूठा उल्टी साइड पे लग गया, शायद उस वजह से कोई बदशगुनी हो गई और मियां साहब नहीं बन सके वज़ीर आज़म। पर एनीवे, वज़ीर आज़म तो उन्होंने बनना था। अब हमें भी बार बार यही बताया गया कि वही वज़ीर आज़म बनेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी से कोई वज़ीर आज़म बन जाता या पीटीआई से कोई वज़ीर आज़म बन जाता तो फिर तो समझ में आती थी बात। अब बना भी वज़ीर आज़म उसी जमात से है, लेकिन मियां साहब को नहीं बनाया गया। इसके पीछे क्या सियासी मंतक है, शायद आने वाले दिनों में कोई चीज़ें क्लियर हों। दूसरी तरफ सूबों की भी हुकूमतें बन चुकी हैं। नून लीग की हुकूमत पंजाब में भी है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बहुत काम भी कर रही हैं और अब ऐलान किया गया है कि सूबे के अंदर कैंसर का एक अस्पताल भी बनाया जाएगा। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है, ज़रा आप देखें, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को। तो कैंसर से अलहदा बनना है और अगर मेडिकल सिटी का पार्ट है तो सिर्फ हम जगह का तयन कर ले कि इतनी जगह इनफ है कि नहीं। हाँ। टावर चलेंगे, क्योंकि किसी से कैंसर हॉस्पिटल को अलग से बनना चाहिए। कैंसर एक बहुत अब फैल गई है डिजीज। इसको यहाँ फाइनल कर दें ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इसमें हम शॉपिंग प्लाजा भी साथ बनाएं ताकि वो सारा कुछ होटल बिल्कुल और उसकी इनकम जाए इस इंस्टीट्यूट को। अब आप एक मीटिंग रख लें अपने पास आज ही तक। ठीक है सर, ऐसे अगर आपने जाना और इसको आज से शुरू करें, बिल्कुल इसको आज से इसको फाइनल करें क्योंकि ये प्राइम जगह है और एक्सेसिबल है लोगों के लिए। आई टैप में मीटिंग रख लें आप। आई टैप में है इमरान भाई, आई टैप मीटिंग भाई पीएम का होस्ट भी तो है आज। मैं कर लूँ, फिर मैं नहीं जा रहा, मैं तो इधर मैं भी नहीं जानता, पहले बना चाहिए था। पीएम का होस्ट भी तो है आज। मैं कर लूँ, फिर मैं नहीं जा रहा, मैं तो इधर मैं भी नहीं जानता, पहले बना चाहिए था। हम काम कर लें, मैं कहता हूँ चलो नहीं अब काम करें। जी ठीक है, हम नहीं जाते। तो वैसा बात यही हो रही थी कि हम 2 महीने में इसका ग्राउंड ब्रेक करते, बेशक एक सेक्शन का करते। ये 2 महीने में पूरा प्लान बन के फाइनल होना चाहिए इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ हमें डॉक्टर्स को, कौन से दुनिया से एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, वो उनके लिए भी अब हमें हंट शुरू करना चाहिए ताकि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो हमारा पूरा वो तैयार हो। मुजाहिद भाई को बुला लीजिएगा, सारे खुद भी आर्किटेक्ट है, वो खुद भी आर्किटेक्ट है ना, तो मुजाहिद को बिल्कुल इसमें डालें, हॉस्पिटल में स्पेशली। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज फाइन। ये बहुत अच्छा लैंड है। जी, आपने सुना और आपने देखा कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा अपनी टीम के साथ किस संजीदगी से, कितने इंपॉर्टेंट तरीके से, किस सोफिस्टिकेशन से सूबे के अंदर पहला हुकूमत की सरपरस्ती में बनने वाला कैंसर जो हॉस्पिटल है उसकी कैसे प्लानिंग कर रही थी। बड़ी हौसला अफजा ये फुटेज हमने देखी, बड़ी वहाँ पे संजीदगी से गुफ्तगू हो रही थी। वहाँ पे ये भी बताया गया कि अस्पताल के साथ होटल भी बना देंगे, शॉपिंग प्लाजा भी बन जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक हौसला अफजा चीज़ है कि पंजाब की हुकूमत इतनी संजीदगी से और इतनी सोफिस्टिकेशन से काम कर रही है। मरियम बीबी की हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया है। रमज़ान पैकेज के तहत लोगों के घरों पे उनको सामान मुहैया किया जा रहा है, आटे की बोरियां दी जा रही हैं और इन बोरियों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। होना तो ये चाहिए था कि इन बोरियों के ऊपर उन गरीब बच्चों की तस्वीरें हों जिन बच्चों को हमने 75 साल के अंदर इस मुल्क में फेल किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है, कोई इस किस्म का मंसूबा है जहाँ पे हुक्मरानों का नाम सामने आ रहा हो या फिर हुक्मरानों की तस्वीर हमें नज़र आ रही हो। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। 75 साल से इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। जब तक इन प्रोग्रामों पे आपको हुक्मरानों के नाम और उनकी तस्वीरें सामने नजर आएंगी तो यकीन कीजिए कि गरीबों के मसाइल हल नहीं होंगे। जिस दिन इन प्रोग्राम्स में और इन बोरियों के ऊपर उन गरीब बच्चों की तस्वीरें होंगी, उन गरीबों की तस्वीरें होंगी जिनको हमारे हुक्मरान अशराफिया ने फेल किया है, तो तब ये जो प्लान्स हैं या फिर ये जो प्रोग्राम्स हैं ये किसी तकमील तक पहुंचेंगे और हालात में कोई बेहतरी आएगी। वैसे भी मियां साहब की पंजाब हुकूमत में कौन सा उनका
ऐसा ओहदा है जिसकी वजह से उनकी तस्वीर उस पर लगाई जा रही है, या फिर क्या वो अपनी ज़ाती जेब से ये प्रोग्राम चला रहे हैं? पर ये इस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं है। 75 बरस में हमने बहुत बार देखा, बहुत सारे हुक्मरानों के नाम देखे, उनकी तस्वीरें देखी, उनकी तख्तियाँ देखी, नहीं देखा तो अवाम के मसाइल को हमने हल होते हुए नहीं देखा। आज एक और मसला भी हमारे सामने है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, वो है अवामी मैंडेट का। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत लेके आई है, उसको खैबर पख्तूनख्वा से एक भी रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत के इत्तेहादी क्या करने जा रहे हैं, और क्या मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें कोई बेहतरी आएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी के साथ मिल के किस किस्म का किरदार अदा करेगी। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा कुंडी साहब, पहले तो मुबारक हो, आपकी हुकूमत बन गई, आपने जिनको वोट डाला आज वो वज़ीर आज़म भी बन गए। आपको लगता है कि जिन ख्वाहिशात का इजहार बिलावल साहब ने किया आज पार्लियामेंट के अंदर कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ तनकीद वगैरह भी हुई, तो इस सारे माहौल के अंदर चीज़ें आपको किस तरफ जाती भी लग रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तकरीबन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ओथ भी ले ली है, चारों सूबाई वज़ीर आला ने भी ले लिया है। कुछ प्रोसेस अभी रहा है जिसमें हमारे जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 9 तारीख को, उसके बाद जो है वो हमारे चारों सूबों के गवर्नर हैं, और उसके बाद जो है वो चेयरमैन सेनेट का प्रोसेस जो हो रहा है वो भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। देखें, चीज़ ये है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। अपोजिशन मौजूद है, अपोजिशन का जो एहतजाज जारी है पहले दिन से, ओथ टेकिंग से पहले और अभी तक जो एहतजाज जारी है वो भी अपने देखें, एक एहतजाज या तनकीद एक जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन अभी हमने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे, एहतजाज भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन चीज़ें आगे भी लेके चलनी है, कानूनसाजी भी करनी है। अगर हमने सारा 5 साल अगर ये फैसला करने का हमने सिर्फ एहतजाज ही करना है तो इससे मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉजिटिव साइन है। हमें उस चीज़ का भी अदराक करना पड़ेगा, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि अगर अपोजिशन को या हुकूमत में इत्तेहादी जमातों को भी एतराज़ात है इलेक्शंस के ऊपर, ये बात नहीं है कि एतराज़ात नहीं है, तो हम उस चीज़ को ये ठीक करना पड़ेगा। हमें जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है या बाकी कानून साजी है, उसके जरिए हम इस चीज़ को ठीक करें ताकि अगले इलेक्शन में जो अगले 4-5 साल बाद जो इलेक्शन में ये चीज़ ना हो। और अगर हम एहतजाज करते रहें, 5 साल एहतजाज करते हैं और चीज़ों को ठीक न करें, फिर हम दोबारा उस इलेक्शन में दोबारा अगले इलेक्शन में भी हम रोते रहें और फिर एहतजाज करते रहें, तो इससे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। हम पार्लियामेंट में आ चुके हैं और पार्लियामेंट में चाहिए कि हम ऐसी कानून साजी करें जो कमी बेशी थी वो दूर हो। ठीक है। अच्छा, आज अपनी तकरीर के बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तारीफ भी की यूसुफ रजा गिलानी साहब की कि जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो जजेस के हवाले से उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया। अब ये जो नई हुकूमत आ रही है ये भी कोई इस किस्म का ऑर्डर पास कर सकती है सियासी कैदियों के हवाले से, तो क्या ये CBMs इस तरह के ज़रूरी नहीं है जिन हालात का आप जिक्र करते हैं कि चीज़ों को आगे लेके जाना है? अगर हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म का इनिशिएटिव आए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या हुकूमत को कहेगी कोई इस किस्म का इनिशिएटिव लेने का? देखें, जब यूसुफ गिलानी साहब इक़्तिदार में आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने पहले दिन ही स्पीच में कहा था कि मैं सियासी कैदियों को आज़ाद करता हूँ। उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस की मूवमेंट चल रही थी, उस हवाले से था, और 2008 से लेकर 13 तक हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था। अब जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसे शायद अगर हों, हम बिल्कुल कहेंगे कि उनको आज़ाद करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप कहें PTI के बानी चेयरमैन के मुतल्लिक हैं या बाकी लोगों के मुतल्लिक हैं, जो कि 9 मई में जिसका हवाला है, या बाकी केस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते रोल प्ले, जिसका फैसला अदालतों ने करना है। हाँ, जो वज़ीर आज़म के अंडर है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनके ऊपर ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो जी के केसेस चल रहे हैं, जो संजीदा केसेस हैं, उस पर हम जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, साइफर का जिक्र किया, आज बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर के दौरान उसका जिक्र किया कि साइफर वाला मामला जो है बड़ा संगीन है, फिर 9 मई का आपने जिक्र किया, तो इन सारे मामलात पे जिस किस्म की अभी कानूनी कार्रवाई हो रही है, आपकी हुकूमत उसको जारी रखेगी और आप लोग सपोर्ट करेंगे इस कानूनी कार्रवाई को? देखिए, कहना का बरस वक्त है, कैबिनेट ने इस चीज़ का डिसीजन लेना है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेना है। अब उसको देखना पड़ेगा, जब वो आएगा उस केस की नौयत देखनी पड़ेगी क्या है, तो उसके बाद ही क्या कहा जा सकता है कि उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। अभी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मैं नहीं समझता कि ये कबल वक्त होगा,
क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जाए कि ऐसा किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई साहब को सदारती ओहदे के लिए जो है नामजद किया है, क्या आपके लिए ये सरप्राइज था सर? हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। तहरीक इंसाफ से आप किसी चीज़ की भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी वक्त कोई किसी मोड़ पे कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अगर किया है, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स है, हम तो हमेशा ही कहते हैं। हमारा हमेशा यही बात रही है कि ये पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स में इतनी दूर तक न जाएं कि आप कल एक दूसरे के साथ जब बैठे तो आंखें न मिला सकें। हमने भी तनकीद की है, हमने PMLN पे भी तनकीद की है, हमने बाकी जमातों पे भी तनकीद की होगी, लेकिन हमने हमेशा इखलाक के दायरे में की है, हमने पॉलिटिकल तनकीद की है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI थी, उन्होंने जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब पे या महमूद खान साहब पे तनकीद की है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो उनकी खुशकिस्मती है या जो भी कहें कि आप उनके क्लिप्स नहीं चला सकते हैं क्योंकि कैमरा की वजह से पाबंदी है, वरना जो जो चीज़ें उन्होंने की हैं आवाज़ दिखा तो बस। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स है, उनकी मर्जी है। उन्होंने महमूद खान को, अचकज़ई को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। ठीक है, बिल्कुल उनका हक बनता है कि इलेक्शन लड़े वो। ठीक। अच्छा सर, आपने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में आपने कहा कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, या फिर दूसरे सेंस में कहा कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं? आप जो मतलब ले, दोनों मतलब ले सकते हैं। अच्छा, आपने भी सियासी जवाब दिया। अच्छा, बहरामंद तंगी साहब, सर आपके सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में एक करारदाद पेश की है कि सोशल मीडिया के ऊपर लगा दी जाए पाबंदी। अब जिन बयानात का आप जिक्र कर रहे हैं जो मीडिया पे शायद नहीं चल सकते, सोशल मीडिया पे तो वो बयानात भी चलते हैं, तो इसको आपकी जमात सपोर्ट कर रही है कि सोशल मीडिया पे पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में? अतर साहब इलेक्शन के दौरान बहरामंद तंगी साहब ANP में शामिल हो चुके थे। फिर उससे पहले उन्होंने जो एक और करारदाद सेनेट में पास की थी, उसके बेस पे उनको शो काज नोटिस इशू हुआ था। हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से था, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने उनको शो काज नोटिस इशू किया था। फिर हमने उनको इलेक्शन के दौरान पार्टी से निकाल दिया था। हमारे जो हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कहा था अपने 4 सदस्य उनको पार्टी से निकाल दिया है। बहरामंद तंगी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो सेनेटर हैं क्योंकि अभी एक हफ्ता 10 दिन जितने भी हैं उनके रिटायरमेंट में रह रहे हैं, वो हैं, वो जो है वो अभी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक। पीपल्स पार्टी कभी भी इस किस्म की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती कि आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाएं। इलेक्शन में आप देखें कि पोलिंग के दिन मोबाइल पे पाबंदी थी। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने उसकी आवाज़ उठाई कि इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम इस किस्म की चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करें। और बहरामंद तंगी साहब को अगर आप करें तो उसका वो उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, तो वैसे में अगर आप सर सेनेट की जो ना वेबसाइट पे अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है उनके नाम के साथ, सेनेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। सेनेट की ऑफिशियल वेबसाइट को तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी जो बेदखली है पार्टी की उसकी मैं आपको जो है वो भेज सकता हूँ कि हमारी उनके पार्टी से। और पिछले दिनों भी हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पे एक स्टेटमेंट जारी की थी कि उनको अगर आप कहें तो उनको अवामी नेशनल पार्टी कहें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कहें। अच्छा सर, वैसे एज ए जमहूरी कारकुन आप समझते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी का मैंडेट उससे लिया जाना चाहिए? मैं आइन और कानून की बात नहीं, टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं कि एज ए जमहूरी कारकुन, एज ए सियासी कारकुन। जमहूरी कारकुन बिल्कुल मैं समझता हूं कि उन्होंने अगर जमहूरी तरीके से प्ले किया होता तो आज उनकी चीज़ होती। इन्होंने हमेशा इनकी आदत रही है कि इनको हमेशा प्लेट में दिया जाता था और उनको मुंह में निवाला दिया जाता कि आप खा लें। कभी इन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की नहीं है। अगर ये टेक्निकली प्रॉपरली अगर ये डील कर लेते, जो इन्होंने माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, 2002 में जो हमारी पार्टी बैन की जा रही थी, तो उस पे जो है हमने जो है अपनी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री रजिस्टर कराई, हमने वहाँ पे प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो किया और अमीन फ़हीम साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर बनाया। तो ये तो देखें, इस वक्त तो 5 फ्रेंचाइज हैं PTI की। एक निकलता है, कहता है मुझे जेल में ये मैसेज दिया गया जेल से, दूसरा जेल में मुलाकात करता है, वो ये एक बयान देता है, तीसरा कोई और बयान देता है। तो 5 फ्रेंचाइज चल रही हैं PTI की। अब एक फ्रेंचाइज हो तो बंदा बात कर सकता है या चीज होती है। जब 5 फ्रेंचाइज होगी तो 5 किस्म के बयानात आप रोजाना देखेंगे और कंफ्यूजन का शिकार हो। वो खुद एक पेज पे नहीं है, एक चीज उनकी नहीं है, उनकी सिमत दुरुस्त नहीं है, तो आप कैसी बातें कर सकते हैं कि यार जमहूरियत है या फलां चीज है या फलां चीज है। तो आपको पता ही नहीं होगा आप किसके साथ बात करें, किसकी बात मानेंगे, किसकी बात नहीं मानेंगे। अच्छा सर, सदर जरदारी साहब को MQM क्या वोट दे देगी? फिलहाल तो MQM कह रही है कि हमारी कुछ शराइत हैं, ये इस मामले को पहले क्लियर किया जाए, उस मामले को पहले क्लियर किया जाए। तो तमाम इत्तेहादियों से आप लोग रब्ता कर रहे हैं, और जो आपके मुखालफीन हैं क्या उनसे भी आप लोग रब्ता कर रहे हैं कि अगर वो भी चाहें तो सदर जरदारी साहब को वोट दे सकते हैं?
हम हर किसी से प्रेजरदारी, हमारी ऐसी भी जो है हमें बरतरी हासिल है, उसके बावजूद भी हम अपनी इत्तेहादी जमातों के पास, हम अपने अपोजिशन के पास, तमाम सियासी जमातों से हम प्रेसिडेंट साहब के लिए वोट मांगेंगे। हम एमक्यूएम से भी मांगेंगे, हम बाकी जमातों से भी मांगेंगे और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह एमक्यूएम आसिफ जरदारी साहब को सदारत का वोट देगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों से भी सर रब्ता किया आप लोगों ने वोटों के लिए? किसी ने वहां से यकीन दहानी करवाई? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो अपना कैंडिडेट आ चुका है ना, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो मैं नहीं समझता कि बात हो सकती है, क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट आ चुका है। तो और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो है वो कदगन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल से आपने बात नहीं करनी, बाकी अपने किसी से बात करनी। और मौलाना को सर कन्विंस कर लेंगे आप लोग? पूरी कोशिश है, अगर अभी ना हुआ तो कुछ ऐसे बात हो जाएगा। नए नए उनका जो है वो पीटीआई के साथ एक इत्तेहाद का है या एक मोहब्बत है, वो भी है, लेकिन हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम उसको दोबारा जो है वो राजी कर लेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सनीचर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ। लाहौर के अंदर हमने देखा कि एक बार फिर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। अब ये खबर आ रही है कि पुलिस क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अहमद शाह को मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत में, कोई चोट लगी है, उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ये सारा क्या मामला है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। लाहौर से हमें सहाफ़ी उमर दराज गोंदल ज्वाइन कर रहे हैं। उमर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा उमर, पहले तो ये बताएं कि सनीचर के रोज जिस दिन ये एहतजाज हो रहा था जीपीओ चौक में लाहौर में आप वहां पे मौजूद थे? क्या वहां पे कोई एहतजाज करने वालों की जानिब से कोई पथराव वगैरह हुआ? पुलिस एक्शन क्यों हुआ वहां पे? अच्छा, उस दिन काजमी साहब ऐसा कुछ भी नहीं था। 11 बजे का टाइम था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान तकरीबन 1 बजे के पास आना शुरू हुए। वो जैसे जैसे आते थे, सबसे पहले चंद वकला आए जिसमें अबूजर सलमान न्याजी और बाकी सब लोग आए। तो पुलिस ने जो 2-3 एसएचओज मौजूद थे मौके के ऊपर, उन्होंने इनको धकेल के जो लाहौर हाईकोर्ट की पार्किंग है उसके अंदर किया, दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद लोग आते थे और उनको गिरफ्तार करके गाड़ियां ले जाती थी। इस दौरान शबीर गुज्जर आए, दीगर लोग आए, वो आते थे, नारेबाजी करते थे, लेकिन नारेबाजी के दौरान ही उनको गिरफ्तार किया जाता था। जो शहजाद फारूक है जिन्होंने NX-19 के अंदर मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो भी गिरफ्तार हुए। वो हाफिज जिशान भी गिरफ्तार हुए और दीगर कारकुनान भी इसी तरह गिरफ्तार होते रहे। ठीक है। अच्छा, ये जो अहमद शाह हैं ये भी वहीं से गिरफ्तार हुए जो कारकुन इस वक्त अस्पताल में? बिल्कुल सर, ये जीपीओ चौक से हमारे सामने बिल्कुल गिरफ्तार हुआ और ये बिल्कुल ठीक था। अगर आप उसकी वो फुटेज देखें तो उसको पुलिस वाले, जैसे आमतौर पे स्टाइल ये होता है कि आप जब पकड़ते हैं तो पीछे धक्के मारते पुलिस वाले जाते हैं। तो हम पूछ भी रहे थे कि क्या कोई इंस्ट्रक्शन है इनको धक्के मारने की। वो बिल्कुल खैरो आफियत से उसको गिरफ्तार किया गया और यहाँ से कहाँ मुंतकिल किया गया उस वक्त तक कोई पता नहीं था। जो जीपीओ चौक है या हाई कोर्ट है, अगर आप देखें तो वो थाना मजंग में आते हैं। अगर आपको याद होगा, इसी गेट से शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हुए थे, उनको थाना मजंग शिफ्ट किया गया था। लेकिन जो अहमद शाह की FIR सामने आई है, कल 8 बजे का टाइम उसमें डाला गया, वो थाना पुराना अनारकली की है। यानी आप जीपीओ चौक से गिरफ्तार कर रहे हैं जो कि मजंग थाने की हुदूद में आता है। और फिर जो उसकी FIR है, उस FIR में पुलिस ने इंतहाई अजीब बात लिखी है कि जनाब वो चंद लोग आए, उनके हाथ में डंडे शंडे थे, पुलिस पार्टी पे उन्होंने वो मारना शुरू किया, तो उनके अपने ही एक साथी के डंडे से उनके अफलां साथी जो है वो बेहोश हो गया और नीम गुरूदगी की हालत के अंदर है। अच्छा, पुलिस का इसमें मौकिफ ये है कि जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया जा रहा था वो भागने की कोशिश कर रहे थे। जो डॉन न्यूज़ ने आज रिपोर्ट किया कि पुलिस तर्जमान के मुताबिक वो गिर गए और शायद उस दौरान उनको चोट लगी। नहीं सर, जो FIR है, जो थाना पुराना अनारकली की FIR है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद लोग, जिसमें तादाद भी वो बता रहे हैं कि वो आए और उन्होंने पुलिस पार्टी पे डंडे बरसाए हैं और उसी दौरान पुलिस ने जो उनके पास वो एक शील्ड होती है बचने के लिए, वो शील्ड से बचने की कोशिश करते रहे, तो इस दौरान उनके अपने ही एक साथी का डंडा लगा है। ये FIR का मतन है। बाकी वो पुलिस का जो वहां पे मौके पर बिल्कुल अलग है, ऑफिशियल कमेंट वो नहीं कर रहे। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में कॉल जरूर दी थी जिसमें सलमान अकरम राजा भी गए और वो कहते हैं कि हमारा जो ये कारकुन अहमद शाह है ये बिल्कुल जिले शाह वाला वाकया है और वो ये कहते हैं कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो कोमे की हालत में है। पुलिस भी इस वक्त डिनाई कर रही है। मैंने
अब से थोड़ी देर पहले भी कॉल की, बाकायदा और चेक करने की कोशिश की, हमने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की। इंतजामिया को शायद मना किया गया है कि इसके ऊपर आपने ऑफिशियली कोई बात नहीं करनी, कोई कमेंट नहीं करना, तो कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन रात तक जो एक अच्छी खबर थी वो ये थी कि अहमद शाह की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसने कोई तशद्दुद किया है, उसने पुलिस के ऊपर मारा है वहां पे, वो कम से कम हमने नहीं देखा या हमारे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। किसी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन ने मुकम्मल तौर पे पुरअमन एहतजाज था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से पहले से मुंह दिखाई दे रहा था पुलिस का, हमने उनको नहीं कर देना। वो तो सर हमें गिरफ्तार करने लगे थे, आपके इमरान भट्टी और मैं खड़े थे, वो तो कुछ लोगों ने बताया कि जनाब जर्नलिस्ट को तो गिरफ्तार ना करें, आप बाकी को छोड़े। इससे अंदाजा लगा लें कि पुलिस का वहां पे मूड क्या था। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह अभी उमर ने जिक्र किया कि अहमद शाह इस वक्त अस्पताल में हैं और गुज़िश्ता रात वहाँ पे तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी गई, कुछ वकला भी गए, अबूज़र सलमान न्याजी साहब भी वहाँ पे गए थे, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। न्याजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। अच्छा न्याजी साहब, पहले तो ये बताएं कि अहमद शाह ये जो आपका कारकुन है, आपकी जमात ये दावा कर रही है कि पुलिस कस्टडी में उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ, आप उनको हॉस्पिटल में भी मिलने गए थे, तो क्या बता सकते हैं कैसी है उनकी हालत, क्या हुआ ये वाकया? देखें आथिर साहब, पहली बात तो हम दावा नहीं कर रहे, मैं एक फैक्ट हमने बताया है, मैं भी उस पर आता हूँ तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी बात। कल जिस दिन खान साहब ने सैटरडे वाले दिन अनाउंस किया था प्रोटेस्ट का, तो ये अहमद शाह जो हैं ये बड़े पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोयटा से इनका ताल्लुक है, लाहौर में होते हैं। ये ज़ुबैर न्याजी साहब की रैली में थे, तो जब वहाँ पे रैली जीपीओ चौक पहुँची तो इनको वहाँ से अरेस्ट करके पुलिस ले गई। जब पुलिस अरेस्ट करके ले गई, अनडिस्प्यूटेड एविडेंस है कि ही वॉज परफेक्टली फाइन। उनको जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट हो गए, उसके बाद इनके वेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता चल रहा था, फैमिली ढूंढ रही थी, पार्टी भी देख रही थी कहाँ पे है। तो फिर हमें अगले दिन पता चला कि वो जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में फ्लोर पे एडमिट है, और वहाँ से कुछ तस्वीरें भी आने लगी कि यहाँ पे एडमिट है और कोमा में है, हमें ये पता लगा। तो खैर जैसे पता लगा तो मैं फ़ौरन लाहौर में था कल, मैं जनरल हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ पे पहले तो पुलिस वाले जो थे वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, फिर हम जब वहाँ पे लीडरशिप आ गई, मैं भी आ गया, तो फिर वहाँ पे जो एसएचओ था उसने मुझे अंदर, मैं आईसीयू गया वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे जो वहाँ को हेड कर रहे थे उस जगह को, तो मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में उनकी मेडिकल कंडीशन पे बात हुई। डॉक्टर साहब का व्यू था, क्योंकि जब मैंने देखा अहमद शाह को तो वो कुछ सेमी कॉन्शियस था, मतलब हल्की फुल्की बॉडी उसकी। क्या वो बात कर रहा था अहमद शाह जब आप वहाँ पे गए? नहीं, वो बात नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और लेकिन हल्की सी बॉडी मूवमेंट थी और उसको फिट्स पड़ रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्या, इसकी आपकी क्या डायग्नोस क्या कर रहे हैं आप? तो डॉक्टर, और उनके हाथ यहाँ से छीले हुए थे, मतलब स्किन फटी हुई थी सारी यहाँ पे हाथ की। फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इनकी जो ब्रेन है, यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे इनकी स्वेलिंग हुई है, जिसकी वजह से इनकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है। एक नॉर्मल इंसान की अगर 15 होती है तो इनकी इस वक्त 10 है, दैट मीन्स 60% उनका ब्रेन काम कर रहा है, 40% नहीं कर रहा। तो मैंने पूछा रीज़न क्या है, उन्होंने कहा वो स्वेलिंग कोई ट्रॉमा हुआ? नहीं, वो देखिए ट्रॉमा से तो स्वेलिंग नहीं होती, नहीं, ट्रॉमा मतलब कि इंजरी का ट्रॉमा। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि ये कोई ब्लंट फोर्स से कोई चीज़ इनको लगी है, वो एक्सपेक्टेडली, जिस तरह आपको पता है हमारे कस्टोडियल टॉर्चर में बट मारे जाते हैं या कोई भी वो चीज़ इस्तेमाल होती है जिससे टॉर्चर किया जाता है। तो देखें इस वक्त हमने सामने होते हुए तो नहीं देखा टॉर्चर, लेकिन कानून ये है जो पूरी दुनिया में प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसको हम ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे, कि एक शख्स जब आपकी हिरासत में होता है और वो उससे पहले बिल्कुल ठीक होता है, हेल्दी होता है, उस पर अगर कोई टॉर्चर होता है तो दैट मीन्स जो प्रिजम्पशन आएगी लॉ के उसके तहत वो यही आएगी कि वो टॉर्चर जो है इन्फ्लिक्ट उन लोगों ने किया है जिनकी वो कस्टडी में था। अच्छा, तो ये कस्टोडियल टॉर्चर का केस है। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई एफआईआर के लिए एप्लीकेशन अदालत से रुजू किया? एमएलसी की हमने रिपोर्ट भी वहाँ से इंशाल्लाह भी आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि उसके बगैर जो कार्रवाई है वो बेतुकी होगी, वो हमें अभी मिल जाएगी, वो हमारा राइट है, जो मेडिको लीगो होता है वो उसको इंशाल्लाह इसमें भी एफआईआर देंगे, इनको नॉमिनेट करेंगे। हमने यही डिसाइड किया पार्टी को कि हम इस सारी पुलिस की लीडरशिप को जितनी इनकी है उन सबको हम नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि डीआईजी साहब की वीडियोस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो पुलिस को बड़ा जोश दिला रहे हैं हमारी पार्टी के खिलाफ कि ये कर देना है, किसी को यहाँ पे खड़े नहीं होने देना। तो ये सब इसमें नॉमिनेट होंगे इंशाल्लाह। ये मॉडल टाउन का मिनिएचर वर्जन है, ये पार्टी का हमेशा इनका ये तो
इनका ये एक सिंबल है इस पॉलिटिकल पार्टी की। जब भी पावर में आती है तो पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को टॉर्चर किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये पूरा लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगा, इसमें हम बैठेंगे नहीं, हम वर्कर्स के साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा न्याजी साहब, आप जो है कोर कमेटी के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, आज जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आया कि आप लोगों को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, तो अब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या पार्टी का रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, फैसला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बड़ा कानून आइन के मुताबिक है, लेकिन सिर्फ जो एक मेंबर ने लिखा है जिसने डिसएग्री किया है, बाकी 4 मेंबर्स का जो फैसला है, फैसला अच्छा लगता है जो आप लोगों के हक में हो? नहीं, मैं उसकी कुछ रीजनिंग दे देता हूँ आपको। इसी इलेक्शन कमिश्नर ने बाप पार्टी के केस में 2019 में फैसला किया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, महेंद्र पॉल के केस में, कि लिस्ट अगर आपने इनिशियली नहीं दी तो बाद में दे देते हैं, तो क्योंकि आपको वो रिजर्व सीट्स अलॉट हो जाती है। अब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है, स्कीम ऑफ लॉ क्या है। जो मेरा राइट है टू हैव रिजर्व सीट्स, वो आईने पाकिस्तान देता है, आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ लें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी इतनी रिजर्व सीट्स होंगी एज पर द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स जो मेरे पास हैं। इसी वजह से जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उनकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वो बढ़ जाती है सीट्स की। 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो इस वक्त आईने पाकिस्तान मुझे एक राइट दे रहा है कि मेरा रिजर्व सीट्स का कोटा होगा, मुझे वो दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन एक्ट की एक मशीनरी प्रोविजन, मैं दोबारा वर्ड यूज करूँगा, मशीनरी प्रोविजन, जो प्रोसीजर बताती है सिर्फ कि आपने रिजर्व सीट्स कैसे लेनी है, उसके तहत मेरा एक आईनी हक जो है उसको ओवरशैडो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये आप देख लेना, या अभी हम इंशाल्लाह इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और जो ये एक मेंबर का फैसला है यही आइन और कानून के मुताबिक है, ये आपको थोड़े टाइम के बाद खुद ही पता लग जाएगा। अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के लिए यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़ाहरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, प्लेजर। अच्छा नसीम ज़ाहरा साहिबा, आज नए वज़ीर आज़म ने हलफ भी ले लिया, निगरान जो वज़ीर आज़म हैं वो भी चले गए, गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह भी उनको दिया गया। काकड़ साहब को और उनकी निगरान हुकूमत को कैसे याद रखा जाएगा? मेरा ख्याल है इन अ सेंस बहसियत एक हुकूमत एक नॉन डिस्क्रिप्ट थी, उसके बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। यकीनी तौर पे वो खुद हुकूमत कम कर रहे थे, वो एक प्लान के तहत चल रहे थे, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत कम थी, और जो मेजर लग रहा था कि उनके पास एजेंडा है, फ्रॉम FBI रिफॉर्म्स टू प्राइवेटाइजेशन PIA की, क्योंकि ये कह के उनको लाया गया था और उनसे यही बात मुंसलिक की जा रही थी, यही ऑब्जेक्टिव मुंसलिक थे कि जो एक इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि मसलन FBI रिफॉर्म्स जो थे वो अल्टीमेटली एक कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। इसके बावजूद के आर्मी चीफ ने पर्सनली, आई नो फॉर अ फैक्ट, इंटरवीन किया, कोशिश की कि जो थी डॉक्टर शमशाद साहिबा, वो जो प्लान्स लेके आई थी और कहा जा रहा था देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो नहीं हो पाया। और PIA का तो आप जानते हैं वो भी कहीं नहीं हो गया, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और एयरपोर्ट्स का बताया गया हमें कि IFC वगैरह ने बिल्कुल बड़े जबरदस्त प्लान्स बनाए, और ये कहा गया कि हर सूरत फरवरी तक सब कुछ हो जाएगा कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो जो देने लीज पे। तो ऑल इन ऑल कुछ हुआ ज्यादा नहीं। इकोनॉमी के हवाले से महंगाई बढ़ गई, और जो अपोजिशन थी उस यानी कि PTI, उसकी तो गत पे गत बनती चली गई। तो कोई अच्छे हरूफ में इससे याद नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये भी कि जो मीडिया पे कदगन, जो इसको पकड़ इसको धकड़, यदि ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है कि जो लॉज आपको मालूम है कितने तब्दील किए गए, कि ये जो आएगी केयर टेकर वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, बट आई थिंक ये कुछ नहीं कर पाई ज्यादा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि PDM की हुकूमत के बाद काकड़ साहब की हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, दीगर जगहों पे जो निगरान हुकूमतें थी, वो लगता ऐसे था कि वो PDM की हुकूमत का तसलसल हैं। अब जो हुकूमतें आ रही हैं, पंजाब में हम देख रहे हैं मरियम बीबी की हुकूमत आ गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी मोहसिन नकवी साहब के ज़माने की जो थी वो अभी भी वहाँ पे है। तो अब ऐसा होगा कि ये जो हुकूमतें आई हैं ये निगरान हुकूमत का तसलसल नज़र आएंगी, या इसमें आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आएंगी?
हमें लगता है कि जो मरियम नवाज साहब है वो अपनी यकीनी तौर पे अपनी ही गवर्नमेंट लेके आएंगी, अपनी ही ब्यूरोक्रेसी लाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो आप देखेंगे कि तसलसल होगा जो केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट का था। फिल वक्त तो आपको नजर आ रहा है कि जो पुलिस है वो वही है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वही हैं, बट यकीनी तौर पे इसमें आप तब्दीली देखेंगे क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो शी वांट्स टू बी प्रोएक्टिव एक तरफ, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो सियासी तौर पे उनको चैलेंजेस दरपेश होंगे। और जहां तक सेंटर का ताल्लुक है, यहाँ क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते गए, अभी जो हुकूमत आएगी और जो ब्यूरोक्रेसी आएगी पर्टिकुलरली प्लस काबीना, तो चूंकि चैलेंजेस बढ़ते चले गए हैं तो वो देखेंगे, कोशिश होगी शहबाज शरीफ साहब की कि ऐसे लोग लेके आए जो परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये मैं कहती चलूं कि असल में जो सियाको सबाक है वो वही है जो आज बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में तकरीर में बात की है। मेरा ख्याल है ये जो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी से लेके अब आप क्या सुन रहे हैं पिछले 24 घंटों में कि रिकंसिलिएशन, क्योंकि ये सब समझ गए हैं कि उसके बगैर बात बनेगी नहीं। और रिकंसिलिएशन में आपको मालूम है सबसे बड़ा सवाल पीटीआई के हवाले से है, उस पर अगर आप बात करेंगे तो कर लेंगे बिकॉज दैट्स क्रिटिकल। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। इस तल्ख माहौल के अंदर जहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले इस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, दूसरा जो हुकूमत आई, हुकूमत ने भी कोई सियासी वर्कर छोड़ने का ऐलान नहीं किया, उस किस्म की भी कोई बात नहीं हुई, तो इस सारे तल्ख माहौल के अंदर जो बिलावल साहब ने बात की, दीगर दोस्त बात कर रहे हैं कि जनाब मुफाहमत हो, चार्टर ऑफ एक इस किस्म का चार्टर बनाया जाए, वो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें पीटीआई का अथर बहुत बड़ा रोल होगा। पीटीआई ये कर सकती है कि तू मैं लड़ाई झगड़े को एक पिच पे ले जाए, या पीटीआई ये कर सकती है जैसे आज बिलावल भुट्टो ने कितनी अहम बात कर दी। उन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए मई 9 पे। तो उन्होंने, बिलावल ने कहा कि जी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो करें। उन्होंने कहा कि जो शिकायत हैं पीटीआई को इलेक्शन रिगिंग के हवाले से उस पर बात आगे बढ़े। तो अब सवाल ये कि क्या पीटीआई वाले इंगेज करते हैं, क्योंकि बिलावल ने कहा कि जी आए तीनों बैठती है मेजर पार्टीज। तो अब जो कुछ हम सुन रहे थे, असद कैसर साहब ने दोनों बातें की, तल्ख जो हकायक वो भी बयान किए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते रहे हम इसको जो है पार्लियामान उसको भी मजबूत बनाएंगे, बेहतरी की तरफ ले जाना चाहेंगे चीजों को। और ये जाहिर है सब बड़ी बड़ी बात जो कर रहे हैं, बड़ी डिमांड कर रहे हैं, जो कि ये इनका क्या नाम है जो पीटीआई के है केपीके में गंडापुर साहब, हालांकि उनकी जो तौर तरीका था जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इट लेफ्ट मच टू बी डिजायर्ड। लेकिन जो उन्होंने कहा कि FIRs हैं वो खत्म करें जो बेबुनियाद हैं, वही बात यहाँ पार्लियामान में भी हुई है, नेशनल असेंबली में। और वो तो इतनी मुहम्मल FIRs हैं, यानी कि ये न जाने आज तक पीटीआई ने वो FIRs को अंग्रेजी जुबान में पब्लिक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो FIRs पब्लिक की जाए तो पता चले ये कितनी बेबुनियाद है। मसलन आप देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जब जेल के अंदर हैं तो ये कहा गया कि उसके 2 दिन के बाद उन्होंने अटैक यहाँ किए वहां किए। शीरीन मजारी बैठी हैं इस्लामाबाद में अपने घर में और कहा कि उन्होंने जी खारिया में हाईवे को बंद किया। कहने का मकसद ये कि कुछ ये चीजें हैं विच आर ओपन एंड शट केसेस, उस पर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई के लिए सबसे जो अहम एलाय है इसमें और सुलझा हुआ एलाय है, मुझे ये कहने दे, वो है बिलावल भुट्टो और पीपीपी। तो अब विल सी के पीटीआई किस तरीके से आगे चलती है। लेकिन देखिए, ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, और मुझे लगता है इस सारे माहौल में अगर कोई शख्स इसको एक मतलब उसकी कैपेबिलिटी है कि सब लोगों को साथ लेके चले, तो वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अच्छी बात खाली जुबानी कह के बात नहीं बनेगी। और शहबाज शरीफ साहब और PMLN जो है और पीटीआई, उनका एक तरीके से बड़ा इंटेगनिस्टिक एक माहौल है। तो उसमें
पीपल्स पार्टी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसमें पीटीआई की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। नसीम ज़हरा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों से दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।